Hey everyone, this is Chani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो या डिफरेंट वीडियोस को बहुत इजीली एक्सेस करना चाहते हो हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन से, देन डेफिनेटली आपको विजिट करनी चाहिए द वेबसाइट magnetbrains.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए सारे टॉपिक सारे वीडियोस को प्रॉपरली अरेंज कर आपको प्रोवाइड किया जाता है वेबसाइट पे, ताकि आप जाएं फटाफट से क्लिक करें और वीडियो को वॉच कर सकें। सो अगर इंटरेस्टेड हो कि वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, वीडियोस कैसे देते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं हम डिफरेंट कोर्सेज को, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो के अंत में। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की, जो होने वाला है द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो भाई प्रीवियस जो आपके वीडियोस थे उसमें हमने 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पे चर्चा की थी, क्योंकि ये कहानी 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो भाई आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता कि 100 ड्रेसेस पार्ट 1 क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है उसको पढ़ना पहले ज़रूरी है, देन ओनली आप ऑब्वियसली सेकंड पार्ट को समझ पाओगे। ठीक है, तो आपने मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा नहीं, अगर आप सेकंड पार्ट देखने के लिए चले गए हैं तो आपको शायद क्लियर नहीं होगा, तो मेक श्योर कि आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो चलिए भाई, हमने पार्ट 1 में क्या देखा था उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। कि हमने बात की है यहाँ पर एक लड़की वांडा पेट्रिन्स्की की, जो कि पॉलिश गर्ल हैं, अमेरिका में शिफ्ट हुई हैं, और इनका नाम बहुत अजीब है यहाँ के बच्चों के लिए, तो इनको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ वांडा बहुत गरीब हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो वो स्कूल पहन के आती हैं रोज़, बट वो ऐसा कहती हैं लोगों को कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं। उसकी कहानी क्या है स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आती, बट बाद में समझ आता है पैगी को, मैडी को और बाकी के बच्चों को कि वो 100 ड्रेसेस थी उनकी डिज़ाइंस जो वांडा ने ड्रॉ की थी, जिसके लिए उनको गर्ल्स मेडल भी मिला। और वो 100 की 100 डिज़ाइंस इतनी खूबसूरत थी कि हर एक इंसान ने उस डिज़ाइन की तारीफ की है। ऑल्सो वांडा जीत तो जाती हैं, बट वो स्कूल नहीं आ रही हैं, और इसीलिए उनको जो अपलॉज देना चाहिए, जो वो डिज़र्व करती हैं, जो प्राइज़ डिज़र्व करती हैं, वो नहीं मिल पाता है क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रही है। अब आगे की कहानी क्या होगी, स्कूल का कॉन्टेस्ट जीतने की जो न्यूज़ है पता चल गई है, इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा। क्लियर? ओके, चलिए। सो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन है लेखक और ये कहानी में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फिर हम आगे जाके चैप्टर की बात करेंगे। So author है एलेनोर एस्टिस। In the previous part of the story, 100 Dresses Part 1, we came to know that Wanda Petrinsky had been absent from school. तो भाई ये जो पर्टिकुलर स्टोरी थी, हमने जो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 देखी, उसमें हमें पता चला कि वांडा पेट्रिन्स्की यानी कि जो मुख्य कलाकार है इस कहानी की, वो स्कूल नहीं आ रही हैं। The second part would tell the reason why Wanda Petrinsky was not coming to school. पहला रीजन बताता है वांडा स्कूल नहीं आ रही थी, दूसरा पार्ट पहला पार्ट बताता है, दूसरा पार्ट बताएगा कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टोरी में रीजन पता चलेगा। ऑल्सो पैगी मैडी को कैसा लगा, कैसे रियलाइजेशन हुआ है, वो ड्रेसेस जो हैं, वो जो इमेजेस हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल है क्या, क्या मैडी जो हैं वो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस पर्टिकुलर स्टोरी में। ठीक है, चलिए इसका हिंदी देखते हैं। कहानी के लेखक हैं एलेनोर एस्टिस। कहानी के पिछले भाग 100 ड्रेसेस 1 में हमें पता चला कि वांडा पेट्रिन्स्की स्कूल से अनुपस्थित थी। कहानी का दूसरा भाग हमें वांडा पेट्रिन्स्की स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं इसका कारण बताएगा। तो कारण क्या है, क्यों स्कूल नहीं आ रही हैं, वो जानने के लिए अब आपको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे आपके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। While the class was circling, अच्छा ठीक है, इस स्टोरी के जस्ट एंड में, मतलब इसके जो पहले वाला पार्ट था उसके एंड में क्या हुआ वो आपको याद होना चाहिए। अभी जो टीचर है उन्होंने अनाउंस किया है, मिस मेसन ने, कि विनर है वांडा पेट्रिन्स्की और जैक बीगल्स फॉर द गर्ल्स मेडल एंड बॉयज मेडल रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो जितने भी बच्चे हैं वो क्लास में अब जो है एक लाइन में पूरी डिज़ाइंस देख सकते हैं, और जो भी वांडा ने बनाई है, क्योंकि पूरा क्लासरूम भरा हुआ था उन डिज़ाइन से, तो बच्चे जो हैं वो लाइन से क्या कर रहे हैं, क्लास में चक्कर लगाते हुए वो डिज़ाइंस देख रहे हैं। अब उसके आगे क्या होगा वो आपको बताया। ठीक है, सो while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तो जैसे जब ये बच्चे खड़े होकर लाइन में डिज़ाइंस देख रहे थे, तो उसे कहा गया है क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, यानी क्लास के चक्कर लगा रहे थे बच्चे। मॉनिटर आई, मॉनिटर सबको पता है कौन होता है, राइट। सो जो मॉनिटर हैं वो आए प्रिंसिपल के ऑफिस से, और मिस मेसन को एक नोट दिया उन्होंने, एक छोटा सा जो लेटर होता है उसे नोट कहते हैं।
मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉरली थॉटफुली। तो मिस मेसन जो है वो उसको बहुत बार पढ़ती हैं, लाइक जो लेटर है उसे बहुत बार पढ़ती हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो दिमाग लगा लगा के उसको पढ़ रही हैं, कुछ सोच रही हैं और फिर पढ़ रही हैं। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और एकदम से उन्होंने ताली बजाई। अब ताली बजाने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि वाह कितनी अच्छी बात है, नहीं। आपने देखा होगा जब टीचर्स को ना क्लास को चुप कराना होता है तो उनके बड़े तरीके होते हैं, जैसे कि वो कर देंगी ऐसे कर देंगी, या फिर स्केल को ठक 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 बेंच पे वो ऐसे मारेंगी तो आवाज़ आएगी, या फिर वो ऐसे ताली बजा के बोलती है चलो क्लासरूम बैक टू ऑल द क्लास बैक टू योर सीट्स, ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो ताली बजाना है यहाँ पर उसका मतलब है कि वो ऐसे इतना ज़्यादा शोर है, बच्चे देख रहे हैं सारे डिज़ाइन वगैरह, तो उन्होंने ताली बजाई जिसकी आवाज़ से बच्चों को सुनाई दे कि मैम बोल रही है भैया बैठ जाओ अपनी सीट पे। अटेंशन क्लास, ठीक है। तो ताली बजा के ऐसे कि बच्चे ध्यान दो, ऐसे वाली ताली है वो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे वापस चले जाओ। When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. तुम अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट, यानी कि यहाँ पर मिस मेसन कहती हैं कि सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी अपनी सीट पे वापस चले जाओ। और जैसे ही बच्चों के पैरों की आवाज़ें बंद हुई, क्योंकि सब अपनी अपनी सीट पे जाएंगे तो पैर, जूते जो हैं फर्श पे ऑब्वियसली वॉक करके जाएंगे तो जूतों की आवाज़ आती है, तो जैसे ही वो आवाज़ें बंद हुई क्लास बिल्कुल शांत हो गई। मिस मेसन सब बच्चों को कहती हैं कि उनको वैंडा के पापा के थ्रू एक लेटर आया हुआ है जो वो क्लासरूम के सामने पढ़कर सुनाना चाहती हैं। यानी फाइनली वैंडा ने तो नहीं किया है लेटर का कोई रिप्लाई, बट वैंडा के पापा ने ज़रूर कोई लेटर भेजा है, तो वो जरूर हम देख लेते हैं। क्लियर? ओके। सबसे पहले वर्ड्स देख लो, थॉटफुली और शफलिंग। थॉटफुली मीन्स थिंकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो सोच समझकर, और शफलिंग है मूवमेंट यानी चलाना, जो भी पैर चला रहे हैं ना यहाँ पे बच्चे, वो है शफलिंग, ठीक है। तो जो पैरों का चलाना है वो बंद हो गया, दैट इज व्हाट इज शफलिंग यहाँ पे। क्लियर? ओके। जब बच्चे कक्षा का चक्कर लगा रहे थे, प्रिंसिपल के कार्यालय से मॉनिटर मिस मेसन के लिए एक नोट ले आया, ठीक है। तो जो मॉनिटर है वो मिस मेसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मेसन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ देर सोच समझकर इसका अध्ययन किया। फिर उन्होंने ताली बजाई और ताली बजा के बच्चों को कहा, ध्यान दे कक्षा, हर कोई अपनी सीट पर वापस बैठ जाए। जब पैरों का हिलना बंद हो गया था और कक्षा शांत थी तो मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो भैया मेरे पास एक पत्र है तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि क्या उसमें लिखा हुआ है। अब मिस मेसन के लिए जो लेटर आया है वांडा के पापा के थ्रू, वो पढ़ लेते हैं क्या है। तो आपका जो लेटर है वो आपको पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, उसके पहले क्लासरूम का कोई रिएक्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। सो मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। जैसे ही मिस मेसन जो है वो लेटर पढ़ने वाली थी, थोड़ी देर के लिए वो वहां पर ना शांति से खड़ी हो गई, लाइक वो कुछ नहीं कह रही है। एंड साइलेंस इन द रूम, और जो क्लासरूम में शांति फैल चुकी थी क्योंकि सब जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है कि वांडा स्कूल नहीं आ रही है, ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेड। तो बहुत ही टेंशन वाला माहौल हो गया था और सब बच्चों को ना ऐसा था कि मतलब अब क्या है, वो जानना चाहते थे कि क्या लिखा है उस लेटर में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। जब भी कोई चश्मा लगाता है ना, तो जब भी उनको कुछ पढ़ना होता है, बड़े टेंशन में होते हैं, तो वो ना जानबूझ के ऐसे चश्मे को हिलाएंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे, राइट। सो जो टीचर है मिस मेसन, उन्होंने अपने जो ग्लासेस हैं, जो चश्मा है, उसको धीरे से और जानबूझ के थोड़ा एडजस्ट किया। Her manner indicated that what was coming, this letter from Vanda's father, was a matter of great importance. और जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी ना, उसे क्लियर हो रहा था कि जो चीज़ आने वाली है, यानी जो भी पता लगने वाला है, जो लेटर में लिखा हुआ है वांडा के पापा के थ्रू जो आया है, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। और सब बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे जैसे ही मिस मेसन ने लेटर पढ़ना चालू किया। हर एक बच्चे का वहां पर फोकस था। क्लियर? चलो वर्ड्स का मीनिंग देख लो। एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है होपफुल, आशावान, की मतलब क्या है, कुछ पता चलेगा, वो आशा, वो उम्मीद थी, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेंट। और लिसन क्लोजली यानी लिसन विद अटेंशन, बहुत ही ध्यान से सुनना। सो ध्यान से सुना बच्चों ने। क्लियर? आप फटाफट से पढ़ते हैं इसको हिंदी में। मिस मेसन एक पल वहीं खड़ी रही और कमरे में सन्नाटा तनावपूर्ण और आशावान हो गया। शिक्षिका ने अपने चश्मे को धीरे धीरे और जानबूझकर ठीक किया। उनके तरीके ने संकेत दिया कि जो भी आ रहा था, वांडा के पिता का यह पत्र बहुत महत्व का विषय था। जैसे ही मिस मेसन ने संक्षिप्त नोट पढ़ा, सभी ने ध्यान से सुना। अब सब ध्यान से सुन रहे हैं कि मिस मेसन क्या बताने वाली है। तो डेफिनेटली क्लासरूम में बड़ा टेंशन है। मिस मेसन भी थोड़ा ऐसी बिहेव कर रही है कि लेटर में कुछ बहुत ही अलग लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, सो दैट हमको क्लियर हो कि टेंशन इतनी क्यों थी। तो ये था लेटर जो मिस मेसन को वांडा के पापा ने लिख के भेजा है। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर।
Jake also. Now we move away to big city. No more holler polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Patronsky. अब यहाँ पे 3-4 चीजें वो पहले ध्यान से सुन लो, फिर मैं लेटर का मतलब समझाऊंगी. सबसे पहली चीज यहाँ पर जेक जो है वो वैंडा के भाई हैं, ठीक है, वैंडा के भाई हैं, और जैन पैट्रन्स्की जो है ये वैंडा के फादर हैं. क्लियर है? तो वैंडा के पापा हैं जैन पेट्रन्स्की, जिन्होंने मिस मेसन को यह लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है कि मेरी बेटी वैंडा अब आपके स्कूल में कभी नहीं आएगी. वो कभी भी अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजने वाले हैं, इसीलिए वैंडा एब्सेंट थी. दूसरा, जेक ऑल्सो, उनका जो बेटा है जेक, वो भी उनके स्कूल में कभी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम एक बहुत बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं. तो सिर्फ स्कूल चेंज नहीं किया, वो जगह भी चेंज कर दी, वो वहां से शिफ्ट ही हो गए. नो मोर हॉलर पोलैक. हॉलर का मतलब होता है चिल्लाना, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलना कि पोलैक्स हो क्योंकि पॉलिश थे ना ये, इसीलिए. तो कोई भी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा पोलैक पोलैक, यानी कोई चिढ़ाएगा नहीं. साथ ही साथ नो मोर आस्क बाय फनी नेम. कोई भी हमसे नहीं पूछेगा कि आपका नाम इतना अलग क्यों है या इतना फनी क्यों है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के नाम, या हमारे जैसे जो नाम है वैसे अजीब अजीब नाम बड़ी बड़ी सिटी में होंगे, तो वहां पर डेफिनेटली उनको आदत होगी ऐसे नाम की, तो कोई भी हमें चिढ़ाएगा नहीं. योर्स ट्रूली जैन पेट्रन्स्की, और फिर वो साइन कर देते हैं अपने नाम से. यानी कि वैंडा कभी भी स्कूल वापस नहीं आने वाली थी. रीजन क्या था? क्योंकि इन बच्चों ने इतना परेशान किया था वैंडा को कि पूरी फैमिली को ये चीज लगी कि अब हमें स्कूल क्या, हमें शहर ही छोड़ के चले जाना चाहिए. और इतनी ज्यादा ये सीरियस बात थी. पैगी को, मैडी को, बाकी लड़कियों को शायद लग रहा होगा कि हम क्या ही बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं थोड़ा बहुत. बट उस थोड़े से मजाक ने वैंडा के दिमाग पे कितना असर किया था, या उनकी फैमिली में कितना ज्यादा ये चीज चल रही होगी तनावपूर्ण, वो किसी को समझ में नहीं आया. इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है कि कोई भी हो, वो कोई छोटा बच्चा हो, वो कोई एनिमल हो, कोई भी हो, आपको किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए. ठीक है? आपको किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए. ना ही ये बोलना चाहिए यार इसके पास तो ये नहीं है, इसके पास तो वो नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, आप बोल दोगे पर उस उतनी सी बात का किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. और वही चीज यहां हुई. वैंडा को इतना चिढ़ाया है इन लोगों ने कि उसको स्कूल छोड़ के, इवन सिटी छोड़ के जाना पड़ा. तो इसीलिए वो अब स्कूल वापस नहीं आएगी. क्लियर है? चलो वर्ड देख लो. हॉलर. हॉलर मीन्स गिव अ लाउड शाउट, चिल्लाना, कि मतलब कोई भी पोलैक पोलैक चिल्लाएगा नहीं. डन. चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं. सो आदरणीय अध्यापिका, मेरी वैंडा अब आपकी स्कूल नहीं आएगी. जेक भी. अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं. कोई और अधिक पोलैक नहीं चिल्लाएगा. अब और नहीं पूछा जाएगा कि इतना अजीब नाम क्यों. बड़े शहर में बहुत सारे अजीब नाम हैं. भव्य जैन पेट्रन्स्की. और इस तरीके से वो जो है अपने पत्र के द्वारा इन्फॉर्म कर देते हैं मिस मेसन को कि वैंडा और उनका बेटा जेक अब स्कूल नहीं आएंगे. किसने इन्फॉर्म किया? जैन पेट्रन्स्की, जो कि कौन है? वो है वैंडा के फादर. डन. ओके. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि इतना बड़ा सीरियस इंपैक्ट पड़ रहा था वैंडा पे, कि वो स्कूल छोड़ के चली गई, वो शहर छोड़ के चली गई, तब पूरी क्लास जो है वो शांत हो गई थी एकदम से. कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि सब शॉक्ड थे ये सुनकर. और मिस मेसन ने जैसे ही लेटर पढ़ना बंद किया, उन्होंने अपने ग्लासेस निकाले. ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ. उन्होंने क्या किया? अपने चश्मे पे थोड़ी हवा फूकी. जब भी क्लीन करना होता तो ऐसे से करके स्टीम देते हैं मुंह से और फिर उसको साफ करते हैं. तो उनके पास एक व्हाइट कलर का सॉफ्ट सा रुमाल है, उस पे उन्होंने अपने चश्मे को पोंछा. Then she put them on again and looked at the class. फिर उन्होंने वही चश्मे पहने और क्लास को देखा. ये ना एक तरीका होता है जब आप बड़े टेंशन में होते हैं, आपको लगता है कि क्या हो गया, आपको बड़ा अफसोस हो रहा है, तो इस तरीके से चश्मे को साफ करना, ये सब करना दिखाया जाता है, राइट? मूवी में दिखाते हैं. तो वैसा ही यहाँ पर मिस मेसन भी कर रही हैं. When she spoke her voice was very low. अब वो जो बात कहेंगी वो बहुत धीमी आवाज में कहती हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख हुआ है ये सुन के. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings, because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think what was said in thoughtlessness. तो मिस मेसन यहाँ पे कहती हैं कि मैं श्योर हूँ, मुझे 100% श्योरिटी इस चीज़ की, कि आप में से कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं होगा रूम 13 का जिसने जानबूझ के ये काम किया कि उसने वैंडा को इतना परेशान किया कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई, उसका दिल दुखा है. मुझे नहीं लगता किसी ने जानबूझ के किया होगा.
क्यों, और वो भी इसीलिए क्योंकि किसी का नाम जो है वो बहुत बड़ा है और आप उस नाम से परिचित नहीं है, वो अनफेमिलियर है। ऑल्सो मैं ये सोचना ज़्यादा पसंद करूंगी कि आप लोगों ने जो भी किया, जिसने भी जो भी किया, वो थॉटलेसनेस यानी कि बिना सोचे समझे किया है। आपने ना समझी में आके ऐसा कुछ किया है कि आपने वांडा का मजाक उड़ाया। तो यहाँ मिस मेसन जानती हैं कि बच्चों ने ऐसा कुछ किया होगा, बट क्योंकि वो ये भी जानती है कि बच्चे हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे ऐसा कुछ, उनको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली पैगी को भी नहीं पता था कि इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो सिर्फ ऐसे ही मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उनको मजा आ रहा था और उनको लग रहा था कि वांडा जो है वो झूठ क्यों बोल रही है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा असर पड़ेगा वांडा के दिमाग पे। तो मिस मेसन वो चीज़ समझते हुए, बच्चों को समझते हुए कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है और आपने जो कुछ भी किया वो ना समझी में किया है, एंड दैट इज हाउ इसको एंड करती है। ठीक है, अब मीनिंग देख लेते हैं फटाफट से डेलिबरेटली और थॉटलेसनेस का। डेलिबरेटली कहता है कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली ऑन पर्पस, कोई चीज जब आप जानबूझ के करते हो उसे डेलिबरेटली कहा जाता है। थॉटलेसनेस यानी डिवॉइड ऑफ थॉट, बिना सोचे समझे, अविचारशीलता। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लीजिए इसका हिंदी। इस पत्र को पढ़कर एक गहरा सन्नाटा छा गया। मिस मेसन ने अपना चश्मा उतार दिया और उन पर फूका और अपने मुलायम सफेद रुमाल पर पहुंचा। तो भैया ये पत्र पढ़कर सब बड़े शॉक्ड थे, तो इसीलिए एक सन्नाटा छा चुका था। साथ ही साथ मिस मेसन ने अपना चश्मा उतार दिया क्योंकि वो मतलब उस एक्शन से प्रूव कर रही है कि मतलब वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है इसको सुनकर। उन पर फूका और अपने मुलायम जो भी उनका रुमाल है उस पर पोंछा। फिर उन्होंने उसे फिर से पहना और कक्षा की ओर देखा। जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी और उन्होंने क्या कहा, मुझे यकीन है कि कमरा 13 में कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा क्योंकि किसी का नाम लंबा और अपरिचित था। मैं इसे ऐसा सोचना पसंद करूंगी कि जो कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। और इस तरीके से वो क्लास को अपना मैसेज भी दे देती है इनडायरेक्टली, और सॉर्ट ऑफ चिल्ला भी नहीं रही है क्योंकि जो भी जिसने भी किया है उसको समझना पड़ेगा कि इट वॉज रॉन्ग। क्लियर? ओके, I know that all of you feel the way I do. That is, this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. मिस मेसन कहती हैं कि मुझे पता है कि आप लोग जो भी सोच रहे हो, जो मैं सोच रही हूँ वैसे ही आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, ये बहुत बदकिस्मत चीज़ है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ऑल्सो ये सिर्फ बदकिस्मत नहीं, अनफॉर्चुनेट ही नहीं, बल्कि बहुत दुख की भी बात है। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचें ताकि वो इनडायरेक्टली बोल रही है कि आप लोग को क्लियरली समझ आए कि आप लोग की कितनी बड़ी गलती है। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. तो जो पहला इनका पीरियड था, पहला जो सब्जेक्ट था वो था एक पढ़ने का सब्जेक्ट, लाइक स्टडी पीरियड था कोई सा। और मैडी जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने लेसन्स वगैरह प्रिपेयर करे, पढ़ाई करे, अपना सारा सामान वगैरह सही से रखे, बट उसका दिमाग जो है काम पर लग ही नहीं पा रहा था। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. और जब आपको लगता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको बहुत बुरा लगता है, तो आपको पेट में ना अजीब सा फील होता है, उसे सिक फीलिंग कहते हैं। वैसे ही मैडी को भी महसूस हो रहा था क्योंकि उसने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि ये सब गलत है, बट कभी स्टैंड नहीं ले पाई वो, राइट। तो अब उसको और बुरा लग रहा था क्योंकि अब तो उसे और ज़्यादा क्लियर हो गया ना कि ये इतना बड़ा गलत चीज़ हो गई कि वांडा स्कूल छोड़ के चली गई। तो इसीलिए शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था पेट में। दैट काइंड ऑफ टेल्स यू, ये आपको ये प्रूव करता है कि मैडी को बहुत बुरा लग रहा था। क्लियर? ओके। ऑल्सो ये इसलिए भी था क्योंकि उसको गिल्टी भी फील हो रहा था कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया, वांडा नहीं तो आज स्कूल में होती। सो मुझे पता है कि आप सभी मेरे जैसा महसूस करते हैं कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दोनों है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें। पहला पीरियड एक अध्ययन पीरियड था। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मन अपने काम पर नहीं लगा सकी। उसके पेट में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि वो था गिल्ट, वो थी शर्मिंदगी कि क्यों मैं कुछ सही नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. तो ये सही है, ये सच बात है कि शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी। वो सही है कि मैडी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, उसने कभी साथ तो नहीं दिया कि हाँ उसने भी पूछा हो, बट मतलब ये जब भी वो पूछती थी ना कि हमारे पास कितने कपड़े हैं एंड एवरीथिंग, बट शी हैड नॉट सेड एनीथिंग ना, बट उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। उसने कभी ये नहीं कहा कि पैक बस करो अब, हाँ वांडा कुछ मत बोलो, वांडा इट्स ओके तुम जाओ, ऐसा कभी कुछ किया क्या? नहीं। तो वही चीज़ थी जिस वजह से उसे इतना सिक फीलिंग जैसा महसूस हो रहा था।
शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप वहां पे खड़े होकर सब देख रही होती थी जो कुछ भी होता था. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन. और ये उतना ही बुरा था जितना पैगी ने बुरा किया है ना, उतना. यानी कोई गलत कर रहा है वो तो है ही गलत, बट साथ ही साथ अगर आप गलत होते हुए देख रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो भी उतना ही गलत होता है. वर्स, इवन उससे भी बदतर था. शी वॉज अ कावर्ड. एंड मैडी के दिमाग में यही चल रहा था कि वो एक डरपोक है, वो कायर है, क्योंकि उसने कभी भी हिम्मत जुटाकर पैगी को नहीं बोला कि पैगी स्टॉप दिस. क्लियर? At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. भाई पैगी की इसलिए भी गलती नहीं थी क्योंकि उसको कभी समझ ही नहीं आया कि वो गलत कर रही है. पैगी को कभी पता नहीं चला कि वो लोग मतलबी बन रहे थे, वो लोग बहुत गलत कर रहे थे. बट मैडी को पता था कि ये सब गलत है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसने स्टैंड नहीं लिया, तो ये गलत था. इनफैक्ट मैडी जो है वो तो अपने आप को वैंडा की जगह रखकर सोच भी सकती थी. अगर आपको कहा जाता है कि टू पुट वन सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, इसका मतलब होता है कि उसकी जगह अपने आप को रखकर देखना, और वो आप तब बेहतर कर पाते हो अगर आप कुछ मिलता जुलता है आपका. जैसे वैंडा भी गरीब है, मैडी भी गरीब है, तो मैडी के लिए आसान होता वैंडा की तरफ खुद को रखना, उसकी जगह पे खुद को रखकर महसूस करना कि ये सब गलत है. और कहीं ना कहीं उसको महसूस हुआ भी था, बट कभी उसने हिम्मत दिखाकर नहीं बोला कि ये सब गलत है. अगर वो बोल देती तो आज वैंडा यहाँ होती, लाइक वो स्कूल में होती. क्लियर? ओके. कावर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु लैक्स करेज, यानी कायर, जिसमें हिम्मत नहीं होती, उसे कावर्ड कहते हैं. सच है उसे पैगी के वैंडा से यह पूछने में मजा नहीं आया कि उसकी अलमारी में कितने कपड़े हैं, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था. यानी मैडी को कभी ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर उसने कभी कुछ कहा भी तो नहीं कि ये सही नहीं है. वह चुपचाप खड़ी रहती थी, और यह उतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया था, बल्कि बदतर था. वह कायर थी. कम से कम पैगी को कभी लगा ही नहीं था कि वे मतलबी हो रहे थे, लेकिन मैडी ने सोचा था कि वे गलत कर रहे हैं. वह खुद को वैंडा की जगह पर रख सकती थी, और ये चीजें सोच सोचकर मैडी को और ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या होता है? गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. तो यहाँ पर वो सोच रही थी, मतलब उसका ध्यान पढ़ाई पर जा ही नहीं रहा. वो ऐसे सोच रही है कि शिट, मतलब हे भगवान, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती? क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं? क्या मैं ये उसको नहीं बता सकती थी कि हमने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए सब नहीं कहा? एकदम से वो क्या करती है, पीछे मुड़ती है और पैगी की तरफ देखने की कोशिश करती है. स्टोल अ ग्लांस यानी एक नजर मारना. ठीक है, तो वो एकदम से पैगी की तरफ देखती है, बट पैगी डिड नॉट लुक अप. बट पैगी ऊपर नहीं देखती है मैडी की तरफ. शी सीम टू बी स्टडीइंग हार्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मेहनत से और सीरियस होकर पढ़ाई कर रही है. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. उसके दिमाग में ये था कि भाई भले ही पैगी को बुरा लगाओ या ना लगाओ, मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैडी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रन्स की, उसको वैंडा को ढूंढना पड़ेगा. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि अभी तक वो शहर छोड़ के ना गई हो. मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, मे बी पैगी उसके साथ जाए, मैडी के साथ, और बॉगिंस हाइट्स पे चढ़कर, ताकि हम उससे वो लोग जाकर वैंडा को ढूंढ पाए. एंड दे वुड टेल वैंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वो वैंडा को जाकर बता सकते थे कि वैंडा तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो. दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, एंड वो ये भी बताना चाहते थे उसको कि भाई हम सबको लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, एंड डेफिनेटली तुमने जो 100 डिजाइन बनाई हैं वो एक्सक्विजिट है, वो ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही प्यारी है. क्लियर? तो यहाँ मैडी के दिमाग में ये सब चल रहा है कि भाई हमको एक बार जाके बता देना चाहिए वैंडा को कि जो कुछ भी हुआ है वो हमने जानबूझ के तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा था. तुम्हारी ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, हम सबको लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो. ऑल्सो ये सब कुछ जो भी हुआ है वो भूल जाओ, स्कूल छोड़ के मत जाओ, और तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. स्टोल अ ग्लांस का मतलब है टू लुक क्विकली, जल्दी से एक नजर डालना. ठीक है, आप जल्दी से जब किसी ऊपर नजर डाल के मतलब आपने देख लिया, हाँ ठीक है, उसका ध्यान नहीं है, दैट इज व्हाट इज टू स्टोल अ ग्लांस. क्लियर? चलिए इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी? अगर वह वैंडा को बता सकती कि वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे. उसने मुड़कर पैगी की ओर देखा, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा. ऐसा लग रहा था कि वह मेहनत से पढ़ाई कर रही है. खैर, पैगी को लगा हो या नहीं, मैडी को कुछ तो करना पड़ेगा. उसे वैंडा पेट्रिन्स्की को ढूंढना था. शायद वह अब तक दूर नहीं गई होगी. हो सकता है कि पैगी उसके साथ हाइट्स पर चढ़े और वे वैंडा को बताएंगे कि उसने प्रतियोगिता जीती है, कि उन्हें लगा कि वह बुद्धिमान है और वो 100 कपड़े सुंदर थे. तो वो ये सब बातें कहना चाहती थी वैंडा को, बट पता नहीं अभी वैंडा होंगी कि नहीं होंगी, कि या फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है. लेट्स सी आगे क्या होता है. ठीक है,
When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, जैसे ही पढ़ाई वढ़ाई हो गई, पैगी ने ना ऐसे मतलब ढोंग करते हुए ऐसी कैजुअली बोला, जैसे कि लगे नहीं कि उसको सच में ये चीज़ करनी है। उसने ऐसे ही बोला मैडी को कि चलो ना देखते हैं कि वो जो पैग है, मतलब वो जो बच्ची है, जो वांडा है, वो शहर छोड़ के गई है कि नहीं। तो उसने बड़ा ढोंग करते हुए बोला, बल्कि वो जानना चाहती थी कि वांडा सच में गई है या नहीं। और ये सुनकर सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, और मैडी भी यही चाहती थी, राइट। और ये सुनकर कि पैगी भी वही कह रही है, मैडी का एकदम से चेहरा चमक उठा कि वाह, मतलब मैं भी यही चाह रही थी कि हम एक बार जाके देखें कि वांडा है कि चली गई है। Peg was really all right. The two girls hurried out of the building, up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो यहाँ पर ये सोचती है कि पैग बिल्कुल सही है कि हमें एक बार जाके देखना चाहिए। और ये जो दोनों लड़कियां हैं, पैगी और मैडी, फटाफट से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आए और बॉगिन्स हाइट्स की तरफ चढ़ने लग गए। अब ये बॉगिन्स हाइट जो है वो ऐसी जगह थी इस पूरे टाउन की जहाँ पर ना बहुत ही अजीब सी हवा चल रही थी। नवंबर का मंथ है, दिन का समय है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी दिन के समय होती है। और ये ऐसी लग रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बूंदाबांदी टाइप का और बहुत ही ज़्यादा सैड सा इन्वायरमेंट लग रहा था, बहुत ही दुखी टाइप का फील हो रहा था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बता भी रहा है कि भाई वो जो एरिया है वहाँ पर डेफिनेटली दुखी था, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था वांडा को। क्लियर? ओके। फॉरवर्डिंग का मतलब है अनफ्रेंडली, अनिष्ट, यानी कोई चीज़ जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो इट वॉज नॉट लाइक प्रॉपर, इट वॉज अनिष्ट एयर। ड्रिजली मतलब मार्क्ड बाय फाइन रेन, बहुत ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है तो उसको ड्रिजलिंग कहते हैं। डैम्प एंड डिस्मल इज वेट एंड सैड, ठीक है। डैम्प मतलब होता है वेट, गीला, और डिस्मल यानी सैड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, कि कोई उम्मीद ही नहीं थी, मतलब ऐसा तरीके का हो गया ना कि शायद होगी नहीं वांडा घर पे, तो वैसा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, वैसी फीलिंग जताने के लिए डैम्प एंड डिस्मल यूज किया है, विच इज नम और निराशाजनक। क्लियर? ओके। जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई तो पैगी ने अनौपचारिक ढंग का ढोंग करते हुए कहा, अरे चलो देखते हैं कि वह बच्ची शहर छोड़कर गई है या नहीं। बच्ची कौन है? वांडा। तो पैगी का भी यही विचार था। मैडी यह सुनकर चमक उठी, वो खुश हो गई कि अरे वाह, ये भी यही सोच रही है। पैग वास्तव में ठीक थी। दोनों लड़कियां विद्यालय की इमारत से बाहर निकली, बॉगिन्स हाइट्स की ओर सड़क पर, शहर का वह हिस्सा जिसमें नवंबर की दोपहर में इस तरह की अनिष्ट हवा पहनी थी, बूंदाबांदी, नम और निराशाजनक। तो इस तरीके का माहौल हो रहा था कि बहुत अजीब सी हवा चल रही थी, बूंदाबांदी थी थोड़ी बहुत, और बहुत ही निराशाजनक सा वातावरण लग रहा था बॉगिन्स हाइट्स की तरफ। क्लियर? ओके। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. तो पैगी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर होकर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलती है मैडी से कि मुझे कभी, मतलब मैंने ऐसे थोड़ी उसको कभी बोला कि तुम फॉरेनर हो, या मैंने कभी भी तुम उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया है। मैंने तो हमेशा उसकी ड्रेसेस का मजाक उड़ाया ना। तो वो ये सोच रही थी कि मतलब मैंने कभी उसको फॉरेनर नहीं बोला, मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि उसको इतनी समझ है कि उसे समझ आ रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इन लोगों के हिसाब से वो बहुत मूर्ख लगती थी इनको, उन्हें कभी नहीं लगा कि वांडा स्मार्ट है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको एक और चीज लगती है, जहां पर ये एक्सक्लेमेशन दिखाया है गी, जहां उसको शॉक्ड है वो, कौन? पैगी, कि ये देखो कि वांडा इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स भी बना सकती थी। लाइक इनको लग रहा था कि वांडा बहुत मूर्ख है, बट जब उन्होंने उसका टैलेंट देखा तो ये शॉक्ड है कि मतलब वो इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकती है। तो ये सारी बातें इनकी रास्ते में चल रही हैं। ग्रफली का मतलब होता है ब्लंटली, बहुत ही कर्कशता से कह देना कि हाँ वैसे भी मैंने उसको फॉरेनर थोड़ी बोला था, वैसे मैंने उसका नाम का मजाक थोड़ी उड़ाया था। ये जो टोन होती है ना, उसे क्या कहते हो? ग्रफली। गी इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। जब भी आपको सरप्राइज बताना हो किसी चीज में तो गी वर्ड आप देख सकते हो, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है ये शब्द। डन? ओके, चलिए इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी में है, ठीक है, कम से कम, पैगी ने गंभीर रूप से कहा, मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे यह जानने की समझ है कि हम वैसे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे लगा कि वह बहुत मूर्ख है, और देखो वह कैसे चित्रकारी कर सकती है। तो भाई उसको ये लगता है कि और जी देखो कि ये कैसे चित्रकारी कर रही है। ये सब बहुत शॉकिंग है उसके लिए, कि मुझे लगा था कि वांडा जो है बड़ी मूर्ख सी है, स्टूपिड सी लड़की है, फूलिश है, बट उसकी ड्राइंग देख के समझ आ रहा है कि मतलब उसको इतना अच्छा उसमें टैलेंट है और इतनी अच्छी वो ड्राइंग कर सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है। मैडी कुड से नथिंग। तो पैगी जब ये सब चीजें कह रही थी, मैडी कोई जवाब नहीं दे रही थी।
ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वैंडा। उसके दिमाग में सिर्फ एक उम्मीद थी कि काश बस वो वैंडा को मिलने एक वैंडा भी शहर छोड़ के ना गई हो। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। मैडी के दिमाग में बस एक चीज चल रहा था कि उसको अपोलोजाइज करना था, उसे माफी मांगनी थी। वो बस कहना चाहती थी वैंडा से कि सॉरी, हमने तुम्हें चुना तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और पूरे स्कूल को ये लगता है कि तुम कितनी अच्छी हो। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और प्लीज शहर छोड़ के मत जाओ, स्कूल छोड़ के मत जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ हम सब तुमसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और जो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, मैं और पेगी जो है उससे समझाएंगे, उससे हम जो है लड़ाई कर लेंगे कि तुम अच्छे से व्यवहार करो वैंडा के साथ। सो ले देके मैडी को लग रहा था कि बस अब सब चीजें ठीक हो जाएं, हम उसे बस एक बार ये बता दें कि हम डेफिनेटली तुम्हारा केयर करेंगे, स्कूल में कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, बस तुम स्कूल छोड़ के मत जाओ। The two girls hurried on। ये दोनों लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी जा रही हैं क्योंकि उनको यही था they hope to get to the top of the hill before dark। क्योंकि अंधेरा होने से पहले उन्हें ये था कि हम फटाफट से पहुंच जाएं उस जगह पे जहां वैंडा रहती है। क्लियर? ओके। सबसे पहले वर्ड देख लो, picked on her। choose someone to criticize him or her, यानी किसी का अपमान करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए जब किसी को आप चुनते हो ना, that is pick on somebody। so किसी की आलोचना करने के लिए उसे चुनना is picked on her या pick on anybody। क्लियर? ओके। मैडी कुछ ना कह सकी, उसे बस यही आशा थी कि वे वैंडा को ढूंढ लेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें खेद है कि उन्होंने उसे आलोचना करने के लिए चुना था और पूरे विद्यालय को लगता था कि वह कितनी अच्छी है और कृपया करके शहर छोड़कर नहीं जाए तो अच्छा होगा। वह और पेगी किसी से भी लड़ेंगे जो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो ऐसे करके वो समझा रहे थे कि सब उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे, जो अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा हम उससे लड़ाई कर लेंगे, तो तुम प्लीज शहर छोड़कर मत जाओ। दोनों लड़कियां तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की उम्मीद थी कि भैया अंधेरा हो जाए इससे पहले हम पहुंच जाएं, और इसीलिए वो फटाफट जो है स्पीड में चल रहे थे। क्लियर? ओके। I think that's where the patrons keys live, said Maddie, pointing to a little white house। तो मैडी एकदम से एक छोटे से सफेद से घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे लगता है ये वही जगह है जहां पर पेट्रन्स कीज यानी वैंडा पेट्रिन्स्की की फैमिली रहती है। Wisps of old grass stuck up here and there along the path like thin kittens। तो यहाँ पर ऐसा था कि घर के इधर ना बहुत सारी मतलब छोटी छोटी जो झाड़ियाँ या तिनके टाइप के होते हैं ना, वैसे ही ओल्ड ग्रास के यानी सूखी घास के इधर उधर लगे हुए थे। और ये ऐसे लगे हुए थे जैसे कि थिन किटन्स, यानी कि बहुत ही सकरी सी गली थी, मतलब बहुत नैरो पाथ था, इसलिए उसको थिन किटन से कंपेयर किया है। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। तो जो घर है और उसका जो थोड़ा बहुत जो एरिया था, बाहर का जो यार्ड था, बाहर का जो भी मैदान टाइप का एरिया होता है, ठीक है, दोनों ही शैबी लग रहे थे बट क्लीन थे। शैबी का मतलब होता है बहुत पुराना और ऐसा कि जिसको ना बहुत ज्यादा यूज किया हो या बहुत टाइम से वो हो, ठीक है, बट साफ सुथरा था, यानी बुरी कंडीशन में बट बहुत साफ सुथरा एरिया था और घर भी ऐसा ही था। It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean। और ये घर देखकर, ये यार्ड देखकर जो पूरी कंडीशन में था फिर भी साफ सुथरा था, इससे मैडी को वैंडा की ड्रेस याद आ गई जो बहुत बुरी कंडीशन में थी, बहुत ज्यादा फीका रंग हो गया था उसका, बट हमेशा साफ सुथरी होती थी। There was not a sign of life about the house। और घर देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पे कोई अभी जीवित यानी कि कोई रह रहा है, ठीक है, दैट इज साइन ऑफ लाइफ। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पेगी गई और बहुत अच्छे से उसने दरवाजे पे खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर। बट वहां पर कोई भी आंसर नहीं था। She and Maddie went around to the backyard and knocked there। फिर ये लोग पीछे की तरफ गए कि पीछे का जो दरवाजा है वहां जाएं, वहां पे भी दरवाजा खटखटाया, बट क्या हुआ? Still there was no answer। कोई जवाब नहीं आया, यानी कि घर में कोई भी नहीं था, मैडी जा चुकी थी। क्लियर? ओके। फटाफट से वर्ड्स देखिए, विस्प और शाबी। विस्प यानी स्मॉल बंडल ऑफ झाड़ियां, छोटा सा जो बंडल होता है, ऐसे छोटी छोटी घास जो है वो इधर उधर लगी हुई थी। शाबी इज इन अ पुअर कंडीशन थ्रू अ लॉन्ग यूज और लैक ऑफ केयर। या तो आपने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया हो या फिर उसको बहुत ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? शाबी, जिसका मतलब होता है खराब स्थिति। क्लियर? ओके। हिंदी देख लीजिए। मैडी ने एक छोटे से सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वही जगह है जहां पेट्रिन्स्कीज रहते हैं। पुरानी घास के तिनके यहाँ थे और वहां रास्ते में पतली बिल्ली के जैसे थे, अर्थात बहुत सकरे थे। ठीक है, तो ये जो थिन किटन से उससे कंफ्यूज नहीं होना कि पतली सी बिल्ली के बच्चों को कहा गया थिन किटन, यानी इतने छोटे से पाथवे थे। घर और उसका छोटा सा आंगन जर्जर यानी कि शाबी लेकिन साफ सुथरा लग रहा था
और इसने मैडी को वैंडा की एक फीकी नीली सूती पोशाक, सूती क्या होता है, कॉटन ड्रेस, ठीक है, जर्जर लेकिन साफ सुथरी की याद दिलाती। यानी बहुत खराब सी ड्रेस थी उसकी, पुअर कंडीशन में, बट हमेशा क्लीन रहती थी। घर देखकर लगा नहीं कि कोई वहां था। पैगी ने जोर से दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह और मैडी पृष्ठ द्वार पर गए और वहां दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो इन लोगों ने फ्रंट डोर पे नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। पीछे की तरफ गए, पीछे के गेट पे नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। तो इससे क्लियर हो गया कि वहां पर कोई भी अब नहीं था। क्लियर? ओके। There was no doubt about it, the patrons' keys were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back to down the hill. तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, कोई डाउट नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि पेट्रन्स कीज वहाँ से जा चुके थे और ये लोग यही सोच रहे थे कि अब ये चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे। अमेंड करने का मतलब होता है चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। तो अब ये कैसे सब ठीक करेंगे। ये लोग एकदम से निराशाजनक हैं, तो बहुत धीरे से मुड़ते हैं और फिर वापस उस रास्ते की तरफ जाएंगे जहाँ से इनका घर आएगा। Well, anyway, said Peggy, she is gone now, so what can we do? तो यहाँ पे पैगी बोलती है चलो अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो जा चुकी है वैंडा, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो यहाँ पर पैगी जो है वो तो देखो उसको इतना बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसने कभी रियलाइज नहीं किया था कि इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है, बट वो अपने आप को कवर अप कर रही है। तो वो एकदम से बोलती है कि वैसे भी देखो, मैं जब उससे इतना ड्रेसेस का पूछ रही थी ना, तभी उससे इतने आइडियाज़ आए और उसने अपनी 100 ड्रेसेस बना ली। अगर मैं उससे ये क्वेश्चन नहीं करती तो शायद उसके पास आइडियाज़ नहीं आते तो वो प्राइज़ भी नहीं जीत पाती। तो भाई अगर वो प्राइज़ जीती है ना तो मेरी वजह से जीती है, ये बोल रही है पैगी, मतलब वो जस्ट कोशिश कर रही है अपने आप को सही प्रूफ करने की और ये बातचीत चल रही है। क्लियर? ओके। मे कमेंट्स का मीनिंग देखिए, टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। कुछ अच्छा कर कर आप ये दिखाना चाहते हो कि यार ठीक है मुझे बुरा लगा है और मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, दैट इज सुधार करना किसी चीज को, दैट इज टू मेक कमेंट्स। क्लियर? ओके। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था कि पेट्रन्स कीज चले गए थे, वे सब ठीक कैसे करेंगे। वे धीरे से मुड़े और वापस पहाड़ी की ओर चल पड़े। अब धीरे से वो वापस चले गए ताकि अपने घर चले जाएं। ठीक है, वैसे भी पैगी ने कहा, वह अब चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं उससे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही थी तो शायद उसे अपने चित्रों के लिए अच्छे विचार मिल रहे थे, अन्यथा वह प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती। तो ये सोचना था किसका, पैगी का। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not let to sleep. अब हुआ क्या कि ये जो पैगी ने बात बोली, यही चीज़ मैडी अपने दिमाग में थोड़ा घुमा फिरा के सोच रही थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यार कुछ तो हो जिससे मतलब मेरे को तब बुरा ना लगे, बट उसे अभी भी बहुत बुरा फील हो रहा था कि नहीं हमने गलत किया है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। बट उस रात उसको नींद आ ही नहीं रही थी। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. वो वांडा के बारे में सोच रही थी, वांडा की ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी और उस सफेद से घर के बारे में सोच रही थी जिसमें वो रहती थी। And she thought of the glowing picture, those 100 dresses made all lined up in the classroom. और वो उस सारे पिक्चर्स के बारे में सोच रही थी, वो जो 100 ड्रेसेस के फोटोग्राफ्स थे, वो जो डिजाइन्स थी जो क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. Finally, Maddie को समझ नहीं आ रहा, उसके दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी कि वो फटाफट से उड़ गई बेड पे और बैठ गई और अपने जो हाथ है उसमें अपने सर को पकड़ लिया। This was the hardest thinking she had ever done. और वो सोचने लगी और आज तक उसने इतनी गहरी सोच कभी नहीं की होगी जितना उस दिन वो सोच रही थी। After a long time, she reached an important conclusion. Finally, बहुत समय के बाद वो एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष पे आती है। She was never going to stand by and say nothing again. कि वो लाइफ में आज के बाद कभी भी खड़े होकर चीज़ों को देखने नहीं वाली है और कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ बोले ना। अगर उसे लगेगा कुछ गलत है तो वो बोलेगी। ये उसने डिसीजन लिया और अपने आप को समझाया कि मैं अब ये रूल फॉलो करने वाली हूँ, कभी भी अब वो ये गलती वापस नहीं करेंगी जो उन्होंने वांडा के टाइम पे की थी। ठीक है, चलिए इसी का हिंदी देखते हैं। मैडी ने इस विचार को ध्यान से अपने दिमाग में घुमाया, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता था। मतलब वो सोच रही थी कि चलो ठीक है, अगर ये सही है जो पैगी ने बोला तो मुझे कम से कम बुरा फील नहीं होगा, तो वो इस बारे में सोचना चालू करती है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बट कुछ भी हो गया, मैडी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। उसने वांडा और उसके फीके नीले पोशाक और उस छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वह रहती थी, और उसने उस चमकती हुई तस्वीर, उन 100 पोशाकों के बारे में सोचा जो कक्षा में पंक्तिबद्ध थी। अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और उसके माथे को अपने हाथों से कसकर दबाया और वास्तव में सोचने लगी। यह अब तक की सबसे कठिन सोच थी मैडी के लिए।
लंबे समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची, वह कभी भी सिर्फ खड़े होकर देखना और कुछ नहीं कहना ऐसा नहीं करने वाली थी। तो कभी भी ये नहीं होगा कि वो चुपचाप खड़े होकर देखेगी कुछ गलत होगा को, तो वो डेफिनेटली स्टैंड लेगी, वो बोलेगी कि ये गलत है, उसके खिलाफ बोलेगी और सही का साथ देगी। ऐसा उसने फाइनली कंक्लूजन निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या हुआ? If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. और डेफिनेटली वो ये चीज़ सोच लेती है कि अगर आज के बाद वो कभी भी देखेगी या सुनेगी कि किसी ने किसी को इसीलिए चुना क्योंकि वो उसकी आलोचना करना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो बहुत अजीब दिखते हैं या उनका नाम अजीब है, तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब उसके लिए ये चीज़ इतनी वो हो गई थी, मतलब इतना स्ट्रांगली उसने इसको अपना लिया था थॉट को, कि उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं स्टैंड लूँ और उस वजह से पैगी से मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी ना, तो भी मैं इधर सही का साथ दूंगी, मैं चुपचाप सहन नहीं करने वाली हूँ। She had no way of making things right with Wanda. Definitely उसके पास कोई तरीका नहीं था जिससे वो वैंडा के साथ सारी चीजें फिर से ठीक कर पाती। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. But आज के बाद वो किसी को इतना दुखी नहीं करेगी जितना वैंडा को किया था। तो इस तरीके से फाइनली वो इस चीज से सीखती है कुछ और वो डिसाइड करती है कि वो अब गलत के खिलाफ बोलेगी और डेफिनेटली सही का साथ देगी। क्लियर? ओके, चलिए पिकिंग ऑन समवन का मीनिंग देखिए, अभी वैसे पढ़ लिया था हमने, ये फिर से देख लेते हैं। ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, यानी किसी को चूज करना, उसको प्रॉपरली ट्रीट ना करने के लिए, उसे इल ट्रीट करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करना, उसे पिकिंग ऑन समवन का दूसरा मीनिंग भी आप समझ सकते हो। क्लियर? ओके। अगर उसने कभी किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए सुना होगा क्योंकि वे अजीब दिखते हैं या उनके अजीब नाम थे, तो वह उसके विरोध में आवाज उठाएंगी, भले ही इसका मतलब पैगी की दोस्ती को खोना ही क्यों ना हो। उसके पास वैंडा के साथ चीजों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब से वह फिर कभी किसी और को दुखी नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैडी ने फाइनली कंक्लूड कर लिया है कि मैं अब कभी भी गलत को देखकर अनदेखा या अनसुना नहीं करूंगी, मैं स्टैंड लूंगी। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petrinsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. तो सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन मैडी जो है पूरा टाइम पेगी के घर पे थी, उन्हीं के साथ थी, और ये दोनों क्या कर रहे थे, ये वांडा पेट्रिन्स्की को एक बहुत ही मित्रतापूर्ण एक फ्रेंडली सा लेटर लिख रहे थे। ये सिर्फ एक अच्छा सा लेटर था जो एक दोस्त को लिखेगा, और इसमें उन्होंने क्या बताया, कॉन्टेस्ट के बारे में बताया कि वैंडा जीत गई है वो बताया। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, कि तुमने जो भी ड्राइंग्स बनाई वो कितनी सुंदर है, उन्होंने ये लिखा लेटर में। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और फिर ये भी पूछते हैं लेटर में ये लोग कि तुम जहाँ रह रही हो, जो नए जगह है, वो तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं, और क्या तुम्हारी नई टीचर अच्छी हैं। तो इस तरीके से एक फ्रेंडली सा लेटर, जैसे आप अगर मैसेजेस करके पूछोगे ना किसी अपने दोस्त से, वैसे इन्होंने एक लेटर लिखकर वैंडा के लिए चालू किया, लिखना मतलब चालू किया। क्लियर? ओके, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। शनिवार को मैडी ने दोपहर पैगी के साथ बिताई। वे वैंडा पेट्रिन्स्की को एक पत्र लिख रहे थे। यह सिर्फ एक मित्रतापूर्ण पत्र था जो प्रतियोगिता के बारे में बता रहा था और वैंडा को यह बता रहा था कि वह जीत गई है। उन्होंने उसे बताया कि उसके चित्र कितने सुंदर थे और उन्होंने उससे पूछा कि जहां वो रह रही है वो जगह उसे अच्छी लग रही है या नहीं, और क्या उसे अपनी नई शिक्षिका पसंद है। तो इस तरीके से वो एक फ्रेंड की तरह लेटर लिखते हैं, और ये वैंडा के लिए उन्होंने लेटर लिखा तो, बट ये कुछ और सोच रहे थे लिखने के लिए, बट फाइनली यही लिख के भेजते हैं। क्या वो सोच रहे थे वो पढ़ते हैं। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी। वो उस लेटर में ये लिखना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि वैंडा, हम बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। बट ये लेटर जो है वो सिर्फ ऐसे एंड हो गया जैसे कि कोई फ्रेंड किसी और फ्रेंड को लिख रहा है, यानी वो सॉरी नहीं लिख पाए। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ऐसा लेटर लिखा इन्होंने जैसा ये अपने किसी बहुत ही अच्छे दोस्त को लिखकर भेजते। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। जब भी लेटर के लास्ट में बहुत सारे एक्स 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 लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है ढेर सारा प्यार, ठीक है। तो वैसा ये लिखकर भेजते हैं। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स, बॉगिन हाइट के एड्रेस पे ये लोग भेज देते हैं। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। प्लीज फॉरवर्ड का मतलब होता है कि भाई इस एड्रेस के लिए हमने लेटर लिखा है, बट अगर ये एड्रेस चेंज हो गया उनका तो आप प्लीज उनके सही एड्रेस पे लेटर भिजवा देना, उसे कहते हैं प्लीज फॉरवर्ड। और इस तरीके से वो लेटर जो है मेल कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं कि वैंडा को लेटर मिला कि नहीं और उसका रिप्लाई आया कि नहीं। क्लियर? ओके, अब इसका हिंदी में देखते हैं। सो उनके कहने का मतलब था कि उन्हें खेद है।
लेकिन यह उनके द्वारा एक मित्रतापूर्ण पत्र लिखने के साथ समाप्त हुआ। मतलब उन्हें कहना था ये कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम सॉरी फील कर रहे हैं, बट ये बहुत ही लाइक फ्रेंडली सा लेटर लिखकर एंड कर देते हैं। जिस तरह से उन्होंने किसी अच्छे दोस्त को लिखा होता और उन्होंने बहुत सारे प्यार के साथ पत्र को समाप्त किया। तो भाई अगर वो एक दोस्त को लेटर लिखते ना, जैसे पेगी और मैडी, वैसे ही लेटर लिखकर ये भेज देते हैं। उन्होंने लिफाफे पर प्लीज फॉरवर्ड लिखकर बॉगिन्स हाइट्स को पत्र भेज दिया। तो भैया एक चीज तो करी इन्होंने कि इन्होंने कोशिश की वांडा से कनेक्ट करने की, भले ही लेटर के थ्रू। क्लियर? ओके। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर। बहुत दिन बीत गए लेटर भेजने के बाद, बट कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। बट ये भी था कि अगर कभी लेटर किसी को मिलता नहीं है ना, तो वहां पे लेटर वापस आ जाता है कि भैया नहीं मिल पाया सामने वाले को, तो वो वापस आ जाता है। बट वांडा का लेटर वापस भी नहीं आया था और उसका रिप्लाई भी नहीं आया था। इसका मतलब था सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, कि शायद वांडा को लेटर तो मिल गया है, परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर। बट उसे इतना बुरा लगा, उसका इतना दिल दुखा है, या फिर वो इतनी गुस्से में है कि वो आंसर ही नहीं करना चाहती थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, एंड डेफिनेटली कोई उसको ब्लेम नहीं कर सकता था। इस जगह कोई भी होता तो उसको उतना ही बुरा लगता जितना वांडा को लगा है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। बहुत हफ्ते बीत गए, ठीक है, बट वांडा ने अभी तक आंसर नहीं किया था। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पेगी धीरे 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 ये सब चीजें भूलना चालू कर चुकी थी। एंड मैडी पुट herself to sleep at night making speeches about वांडा। बट मैडी को तो इतना बुरा लगा था ना कि वो अब अपने आप को, जब रात को सोने भी जाती थी ना, तो उसको नींद तभी आती थी जब वो ऐसा इमेजिन करती थी कि वांडा को लोग परेशान कर रहे हैं और वो लोगों को बहुत सारा भाषण देकर उनको चुप करा रही है कि बिल्कुल वांडा को परेशान मत करो। ऐसा सोच सोच के वो सोती थी ना, तब जाके उसे नींद आती थी। Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। तो वो क्या करती थी, अपने इमेजिनेशन में वो ऐसा रखती थी भैया दिमाग में कि वांडा जो है वो खड़ी हुई हैं और बहुत सारी लड़कियां उसको परेशान करने आई हैं ये पूछने के लिए कि कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास। वांडा को बचाने के लिए एकदम से मैडी जाती हैं और उसको ना बिल्कुल अच्छे से रोक देती है लोगों को कि बस कोई किसी को परेशान नहीं करेगा वांडा को। और इस तरीके से सोच सोच कर उनको नींद आती थी। ये इतना गिल्टी महसूस करी थी वो यहाँ से आपको प्रूफ हो रहा है। क्लियर? ओके, फटाफट से डिफेंडिंग वर्ड देख लो। डिफेंडिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट समबडी, किसी का बचाव करना। सो प्रतिवाद करना इज व्हाट इज टू डिफेंड। क्लियर? ओके। दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पत्र वापस भी नहीं आया था। तो शायद वांडा को पत्र मिल गया था, शायद उसे ठेस पहुंची थी और वो गुस्से में थी, इसीलिए वह जवाब नहीं देने वाली थी। आप उसे दोष भी नहीं दे सकते थे क्योंकि इस जगह कोई भी होता ऐसा ही बिहेव करता। सप्ताह बीत गए और फिर भी वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया। पेगी ने सारी चीजें भूल जाना शुरू कर दिया था और मैडी ने रात को वांडा के बारे में भाषण देते हुए खुद को सुला लेती, लड़कियों की बड़ी भीड़ से उसका बचाव करते हुए जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, यह पूछते हुए कि आपके पास कितने कपड़े हैं। तो जब भी वो सोना चाहती थी या जब भी उसको नींद आती थी ना, तो वो यही करती थी कि वो भाषण दे रही है, वांडा को बचा रही है और इस तरीके से उसको अच्छा फील होता है एंड देन उसको नींद आ जाती। क्लियर? ओके। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" और इसके पहले कि वांडा जो है वो अपने जो पतले से होठ हैं उन्हें एकदम से बंद कर लेती, लाइक वो शांत हो जाती थी ना, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम से ये आती, मैडी वुड क्राई आउट, मैडी एकदम से चिल्लाती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और सब लोग जो हैं बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे जिस तरीके से मैडी को महसूस हो रहा था। तो इस तरीके से वो अपने आप को सुलाने की कोशिश करती। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and small tree decorated the classroom. अब ये क्रिसमस का समय था और हर जगह बर्फ ही बर्फ थी ग्राउंड पे। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम में क्रिसमस की जो बेल्स हैं, छोटा सा क्रिसमस ट्री है, वो सब रखा हुआ था क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और क्लास की छुट्टियां लगने वाली थी, क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी, तो उसके जस्ट पहले जो लास्ट डे था स्कूल का, तब मिस मेसन को एक और लेटर आया था जो वो क्लास के बच्चों के लिए पढ़ना चाहती थी। शायद ये वांडा का रिप्लाई है, लेट्स सी कि क्या है लेटर, बट उसके पहले इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। और इससे पहले कि वांडा अपने होठों को एक साथ एक रेखा में दबा पाती, जिस तरह से उसने जवाब देने से पहले किया, मैडी चिल्ला उठी, रुको। तब हर किसी ने शर्मिंदगी महसूस की जैसा वह महसूस करती थी। अब क्रिसमस का समय था और जमीन पर बर्फ जमी हुई थी। क्रिसमस की घंटियां और एक छोटे से पेड़ से कक्षा सजी हुई थी। छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन शिक्षिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उन्हें उस सुबह मिला था। अब क्या लेटर मिला है मिस मेसन को, पढ़ते हैं।
You remember Vanda Petrinsky, the gifted little artist who won the drawing contest? मिस मेसन सब बच्चों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को वो लड़की याद है, वैंडा पेट्रिन्स्की, जो एक छोटी सी बच्ची है और जो गॉड गिफ्टेड है, एक छोटी सी आर्टिस्ट है, कलाकार है, वैंडा पेट्रिन्स्की, जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था. Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. तो मिस मेसन बोलती हैं कि भाई वेल उसने मुझे एक लेटर लिख के भेजा है और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो रहती कहाँ है, तो मैं उसको वहाँ मेडल पहुँचा पाऊंगी. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. और मैं जो हूँ वो लेटर तुम्हारे लिए, आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ. The class sat up with a sudden interest and listened intently. Definitely सब बच्चे चाहते थे सुनना कि क्या लिखा है उस लेटर में. एकदम से वो लोग बिल्कुल ऐसे अटेंटिव हो जाते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है. क्लियर? फटाफट से intently मीनिंग देखो. सो intently मीन्स विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ही ध्यान से जब कोई चीज होती है ना, उसे intently कहते हैं. ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं. आपको पेंटिंग प्रतियोगिता जीतने वाली प्रतिभाशाली छोटी कलाकार वैंडा पेट्रिन्स्की याद है या नहीं? ठीक है, उसने मुझे लिखा है और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे पदक भेज सकती हूँ. मैं उसका पत्र आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ. यह है पढ़ना चाहती हूँ. ठीक है. कक्षा अचानक रुचि के साथ बैठी और ध्यान से सुनने लगी. एकदम से सब बच्चे बड़े अटेंटिव हो गए, बड़े इंटरेस्टेड हो गए और ध्यान से सुनते हैं कि क्या लिखा है उस लेटर में. चलो पढ़ते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses. तो यहाँ पर वो लिखती है, मेरी प्यारी मिस मेसन, आप कैसे हो, रूम 13 कैसा है, यानी सब बच्चे कैसे हैं, और प्लीज आप उस क्लास की सारी लड़कियों को कह दीजिए कि वो जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई हैं उन्हें रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नई 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. वो भी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी, मैं ये चाहूंगी कि वो जो लड़की पेगी है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, कि वो जो ड्राइंग है जिसमें ग्रीन कलर की ड्रेस बनी है, जिसमें रेड कलर का सैश या ट्रिमिंग लगा हुआ है, आप प्लीज वो ड्रेस पेगी को दे दीजिए. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी फ्रेंड जो मैडी है वो ब्लू कलर की ड्रेस रख सकती है, वो ड्रेस जिसपे क्या था, कलर्ड ट्रिमिंग्स. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, मुझे क्रिसमस के लिए अपने स्कूल की बहुत याद आती है. एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मेरी नई शिक्षिका जो है वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती, यानी आप बहुत अच्छी हैं. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको क्रिसमस की और सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बधाई हो. योर्स ट्रूली वैंडा पेट्रिन्स्की. तो वैंडा ने एक बहुत ही लविंग सा लेटर लिखा. उसने पेगी और मैडी को गिफ्ट की हैं वो ड्रेसेस, उसने सारे बच्चों को गिफ्ट कर दी अपनी ड्रेसेस. वो इतनी अच्छी लड़की है, उसने कुछ भी गलत नहीं लिखा अपने लेटर में, राइट. और ये तक बोल दिया कि मेरे पास तो 100 और नई ड्रेसेस हैं जो मेरे नए घर में लाइन से लगी हुई हैं, ताकि किसी को फील हो कि देखो ये है वो 100 ड्रेसेस की असलियत. और इस तरीके से वो अपना लेटर एंड करती हैं. तो फाइनली इन लोगों के लिए रिप्लाई तो आता है, भले अलग तरीके से, बट देखते हैं इस पे पेगी और मैडी का क्या रिएक्शन होगा. बट बिफोर दैट इस लेटर को हिंदी में पढ़ते हैं. क्लियर? ओके. प्रिय मिस मेसन, आप और कमरा तेरा कैसा है? कृपया लड़कियों से कहें कि वे सभी 100 कपड़े रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नए 100 कपड़े हैं. सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध हैं. मैं चाहती हूँ कि वह लड़की पेगी हरे रंग की पोशाक जिस पर लाल रंग की सजावट है, और उसकी दोस्त मैडी नीले रंग की पोशाक जिस पे आपको लिखा हुआ नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, जिस पे बहुत सारे रंग बिरंगी सजावट है, वो आप उनको दे दीजिए. क्रिसमस के लिए मुझे स्कूल की याद आती है और मेरी नई शिक्षिका आपके बराबर नहीं है. आपको और सभी को क्रिसमस की बधाई. आपकी अपनी वैंडा पेट्रिन्स्की. इस तरीके से वो अपना पत्र लिख के भेजती है. क्लियर? ओके. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. तो जैसे ही ये लोग अब घर जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हो गई स्कूल की, मैडी और पेगी ने वो जो ड्रेसेस थी ना, जो डिजाइन्स हैं जो दी है वैंडा ने, उन्हें बहुत ध्यान से रखा. All the houses, वहां जितने भी घर थे रास्ते में, had wreaths and holly in the windows. wreaths ऐसी दिखती हैं, ठीक है, क्रिसमस के टाइम पे, और होली इस तरीके की दिखती है. तो हर जगह पर ये रीत, ये होली जो है वो हर किसी के घर पर लगी हुई थी. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, और एक दुकान थी जिसके बाहर कम से कम 100 क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो लाइन से लगी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस का टाइम है. And in the window, candy peppermint sticks and cornucopia of shiny transparent paper was strung.
और जो विंडो थी वहां पर पेपरमिंट स्टिक होती है एक, ठीक है, आप फोटो सर्च कर सकते हो। एंड कॉर्नोकोपिया इस तरीके का होता है जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए जो बास्केट दिख रहा है आपको, इसे कॉर्नोकोपिया कहते हैं। तो ये जो है लटका हुआ था, स्ट्रंग यानी कि एक तरीके से लटका के रखा था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और जो हवा थी वो क्रिसमस जैसी खुशबू दे रही थी, जैसे दिवाली का टाइम होता है तो आपको दिवाली की खुशबू आती है, आपका कोई भी रिस्पेक्टिव फेस्टिवल होता है आपको वैसा ही फील होता है कि फेस्टिव टाइप का, वैसे ही क्रिसमस का समय है तो क्रिसमस की ही खुशबू है हवा में। एंड हर जगह पर ऐसा लग रहा था कि वो जो लाइट्स जल रही हैं, आपने देखा होगा फेरी लाइट्स लगाते हैं हम, राइट, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो वो लाइट्स की जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो कहाँ पे दिख रही थी, उस बर्फ पे। तो हर जगह अलग अलग कलर की लाइट्स दिख रही थी। डन। चलिए बहुत सारे शब्द हैं, इन सबका मीनिंग देख लेते हैं। रीड्स आर अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, इस तरीके का सर्कल होता है, इसमें फ्लावर्स और लीव्स होते हैं, जिसे हम हार कह सकते हैं। होली होता है अ प्लांट दैट हैज शाइनी डार्क ग्रीन लीव्स विद शार्प पॉइंट्स एंड रेड बेरीज इन द विंटर। एक प्लांट होता है जिसमें बहुत डार्क कलर की शाइनी सी ग्रीन लीव्स होती हैं और इसमें रेड बेरीज होती हैं विंटर्स में। इस तरीके का दिखता है, देख रहे हो कितनी चमकती हुई डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और ऐसे कलर के बेरीज हैं, तो ये कहलाता है क्या, होली। तो एक पौधा जिसमें नुकीले नुकीले पत्तों और सर्दियों में लाल जामुन के साथ चमकदार गहरे हरे पत्ते होते हैं। बेरीज, यहाँ जामुन टाइप्स नहीं, बेरीज होते हैं बस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैग्ड, विच इज पाइल्ड, यानी लगे से रखे, लगातार रखे हुए हैं, एकत्रित हैं एक जगह पे। कॉर्नुकोपियाज आर डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स या फ्रूट्स, फूल या फल रखे होते हैं। दैट इज व्हाट इज सजावटी कंटेनर, कॉर्नुकोपियाज। एंड स्ट्रंग आर टू हैंग अप अ लाइन ऑफ थिंग्स विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। एक धागे से जो है कहीं पे लटका देना किसी चीज को, वो स्ट्रंग होता है, यानी टांगना। क्लियर? ओके। स्कूल से घर के रास्ते में मैडी और पैगी ने अपने चित्र बहुत सावधानी से रखे, बहुत ध्यान से वो चित्र लेकर जा रहे थे। सभी घरों की खिड़कियों में पुष्पमालाएं और होली थी। पुष्पमालाएं यानी इस तरीके की जो रीत बनी हुई है वो, और होली जो प्लांट है वो हर जगह लगा हुआ था। किराने की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ खड़े थे। जो दुकान है उसके बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज हैं और खिड़की में कैंडी पेपरमिंट की छड़ें और चमकदार पारदर्शी कागज के कॉर्नुकोपियास लटके हुए थे। हवा जैसे क्रिसमस हो उसकी तरह महक रही थी और हर जगह रोशनी बर्फ पर अलग अलग रंगों को दर्शा रही थी। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था क्रिसमस के वाइब से। सो डेफिनेटली ये लोग बड़े खुश भी थे। ऑल्सो अगर आपको याद हो, इसके पहले एक जगह बताया था कि भाई फॉरबिडिंग एयर, डैम्प एंड डिस्मिल, तो पहले ये लोग बड़े होपलेस थे तो उनको वैसा ही सब कुछ दिख रहा था। अभी ये लोग बड़े खुश हैं, वैंडा का लेटर आया है, वैंडा ने इनको ड्रेसेस गिफ्ट की हैं, तो ये लोग भी बड़े खुश हैं और वो खुशी इनको उस हवा में, मौसम में, बर्फ में, हर जगह दिख रही है। तो ये होता है आपका नजरिया। जब आप खुश होते हो आपको आसपास भी सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, जब आप दुखी हो जाते हो तो आपको भी लगता है कि मतलब कुछ सही नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter. And this is her way of saying that everything's all right. And that's that. तो यहाँ पर ये पैगी बोलती हैं मैडी को कि ये अपन को दिखाता है, मतलब ये जो लेटर है या जो उसने डिजाइन्स दी हैं उससे प्रूफ होता है कि वैंडा को हम अच्छे लगते थे। हमें ये समझ आ रहा है कि वैंडा को लेटर मिला एंड ये उसका तरीका है हमको बताने का कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है जितना कि हमको लग रहा है। I hope so, said Maddie sadly. Maddie sad थी, ठीक है, क्यों sad थी अभी पता चलेगा आपको, बट वो ये सोच रही थी कि हाँ मैं आशा करती हूँ कि काश ऐसा ही हो। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. मैडी क्यों दुखी थी? क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो आज के बाद कभी भी उस लड़की से नहीं मिल पाएगी जिसके टाइट लिप्ड यानी वो हमेशा शांत रहती थी, पॉलिश गर्ल यानी वैंडा, जिसके साथ वो चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो दुखी थी कि मतलब वैंडा से सामने मिलकर अगर एक बार बात कर लेती तो बहुत अच्छा होता। चलिए देखते हैं टाइट लिप्ड का मीनिंग। दिस मीन्स रिफ्यूजिंग टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में ना बात करता है ना कभी कोई, तो टाइट लिप्ड यानी जो शांत रहता है, कुछ बात करने से मना करना, शांत रहना इज टाइट लिप्ड। क्लियर? चलिए मीनिंग देखते हैं आगे। पैगी ने कहा इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती है। यह दर्शाता है कि उसे हमारा पत्र मिला है और यह उसके कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है और बस इतना ही।
तो मैडी जो है वो कहती है मुझे उम्मीद है, मैडी ने उदास होकर कहा। वह उदास महसूस कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि वह फिर कभी भी उस छोटी सी होठ कसी हुई पॉलिश लड़की को नहीं देख पाएगी और कभी भी उनके बीच चीज़ों को सही नहीं कर सकती थी। तो ये चीज़ मैडी के दिमाग में चल रही थी, बट मैडी ओवरऑल एज अ पर्सन चेंज हो गई है। पेगी भी आज के बाद आई डोंट थिंक सो मजाक उड़ाएगी किसी का, और इस तरीके से बहुत खुश है कि कम से कम वांडा ने एक लेटर का रिप्लाई तो किया, साथ ही साथ उनको ड्रेस की जो डिजाइन है वो भी गिफ्ट की। अब ये जो डिजाइन है इनमें भी कुछ एक बहुत स्पेशल चीज है, वो आपको पता चलेगी आगे की स्टोरी में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो शी वेंट होम। अब होता क्या है कि भाई मैडी को ये पिक्चर वगैरह उसने देखे, पैगी भी बड़ी खुश थी कि वांडा ने इन लोगों को गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट से प्रूव होता है कि वांडा इन लोगों को तब पसंद, मतलब इतना ज़्यादा नापसंद नहीं करती थी, एंड शी लाइक देम। ऐसा करके सोच के लोग बड़े खुश जाते हैं। सो शी वेंट होम, यानी कि मैडी वेंट होम एंड पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब उसके बेडरूम में एक पिंक कलर का फ्लावर प्रिंट का ना वॉलपेपर लगा हुआ है, और वो वॉलपेपर एक जगह है जहां से फट चुका है। टॉर्न क्या है, टीयर का पास्ट है ना, तो वो फट चुका है थोड़ा सा, और वहां पर जाके ये उस पिक्चर को लगा देती, लाइक पिन कर देती है। मे बी एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो वॉल पिन आती है ना एक, उस पर ऐसे करके प्रेस कर देती है और फिर वहां पे वो पिक्चर लगा देती है। द शाबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और इसका जो रूम था वो भी बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में ही था, लाइक इतना प्रॉपर नहीं था, बिकॉज मैडी भी पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, तो उनका जो बेडरूम है वो भी बहुत गंदी कंडीशन का हो गया है। बट वो भी एकदम से ऐसा लगता है कि नो उस बेजान से रूम में एक जान आ गई हो जैसे, क्योंकि इतने खूबसूरत कलर्स थे उस डिजाइन, उस ड्राइंग के इतने ब्रिलियंट कलर्स यूज किए थे किसने, वांडा ने। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। तो वॉल पे लगी हुई है ड्राइंग, और मैडी बैठ गई अपने बेड पे और सिर्फ वो ड्राइंग को निहारे जा रही है, घूरे जा रही है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। यानी भले ही वो उसने कभी कुछ नहीं किया, उसने कभी वांडा का साथ नहीं दिया, कभी उसके लिए सपोर्ट शो करने की कोशिश नहीं की, या फिर कभी पेगी को रोका नहीं कि तुम गलत कर रही हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी उसने इनको अच्छे से ट्रीट किया है, इनके लिए अच्छे से गिफ्ट लाया, मतलब एक तरीके से गिफ्ट किया उसको, और कुछ नहीं बोला वांडा ने कभी। तो ये चीज सोच सोच कर वो उस इमेज को देखे जा रही है। क्लियर? ओके। वह घर गई और उसने अपनी ड्राइंग को बेडरूम में गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर के फटे हुए स्थान पर चिपका दिया। रंगों की चमक से जर्जर कमरा भी जीवित हो उठा। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। वह खड़ी रहती थी और कभी वांडा के लिए विरोध नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वांडा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, और ये सोच के वो मतलब बहुत इमोशनल हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, फिर भी वो पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, एक खुद में ही एक गिल्ट फैक्टर हो जाता है। और यहाँ पे वही चीज है कि मैडी भी गिल्टी फील कर रही है। क्लियर? ओके। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Definitely ये सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, एंड वो लगातार जो है उस पिक्चर की तरफ देखती रही कि घूर घूर के लगातार कि वाह इतनी अच्छी जो ड्राइंग है वो उसने दी है। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. तो ध्यान से देखे जा रही है उस ड्राइंग को, एकदम से उसने फटाफट से ना स्पीड में अपनी आंखों को ऐसे रब किया, एंड देन फिर से देखा बहुत ध्यान से किस पे, उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे, और उसको बहुत ही ध्यान से इंटेंटली फुल फोकस के साथ स्टडी करने लगी। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. भैया उसकी जो ड्रेस थी ना उस ड्राइंग में, वो इतनी ज्यादा वो कलर्स डिटेल्ड थे, इतने गहरे थे, इतने विविड थे कि उसका ध्यान ही नहीं गया उस ड्राइंग के चेहरे पे, और वो चीज अब उसने नोटिस की। बट इट लुक लाइक हर मैडी, मतलब वो जैसी वो ड्राइंग देखती है, उसका जो चेहरा था फोटो का जो बना हुआ, वो हूबहू मैडी से मिलता जुलता था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। अभी ये शॉक्ड है तो बार बार रिपीट हो रहा है कि बाप रे ये तो मेरी तरह दिख रहा है, लाइक सच में ये मेरी तरह दिखता है, ये ड्राइंग का चेहरा जो है वो मेरे चेहरे से मैच कर रहा है, ऐसे करके मैडी सोच रही है। Vanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. और वैंडा ने उसके लिए ही ये ड्राइंग बनाई थी, ऐसा नहीं था कि मर्जी से बोल दिया कि ब्लू वाली जो है मैडी को दे देना, बल्कि उसने उसका फेस ड्रॉ किया था उस ड्राइंग में। किसने? वैंडा ने। और ये देखकर जैसे ही मैडी को पता चलता है कि अरे मेरा चेहरा बना हुआ है इस ड्राइंग में, वो सीधे भाग के जाती है किसके पास? पेगी के पास। क्लियर? चलिए फटाफट से वर्ड्स देख लीजिए। हैस्टिली और विविड। हैस्टिली मतलब हरीडली, बहुत स्पीड से, जल्दी जल्दी से, और विविड है वेरी क्लियर एंड डिटेल, बहुत ही ज्वलंत, लाइक बहुत ही ज्यादा ऐसे आंखों में जो आता है ना कि कलर्स वही वही दिख रही चीज, दैट इज व्हाट इज विविड। क्लियर? ओके। आंसू ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया और वह बहुत देर तक तस्वीर को देखती रही। फिर उसने झट से अपनी आंखें मली और ध्यान से उसका अध्ययन किया।
पोशाक में रंग इतने ज्वलंत थे कि उसने चित्र के चेहरे को और सिर पर शायद ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन यह मैडी की तरह लग रहा था, यह वास्तव में उसके अपने मुंह की तरह लग रहा था, यह वास्तव में खुद ही की तरह क्यों दिख रहा था, ऐसे मैडी सोच रही है। वांडा ने वास्तव में इसे इसके लिए ही बनाया था। उत्साहित होकर वो दौड़कर पैगी के पास गई। तो ये वांडा ने स्पेशली मैडी के लिए बनाया था ड्राइंग, तभी उसका चेहरा ड्रॉ किया था, और ये दिखाने के लिए नहीं बल्कि कुछ पता लगाने के लिए मैडी फटाफट से पैगी के पास भागकर जाती है। अब वो पैगी के पास जैसे ही जाती है उससे क्या बोलती है, पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर। तो वो जाती है और पैगी को बोलती है कि पैग मुझे फटाफट से वो ड्राइंग दिखाओ, मतलब जो वांडा ने तुम्हें दी है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी, और पैगी एकदम से पूछती है कि क्या हुआ क्या है, एंड दिस इज समथिंग शी आस्क्ड एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम। मतलब फटाफट से वो भाग के गए। तो क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ आवाज, ठीक है। जैसे ट्रेन जब जो पटरी होती है, जो रेलवे ट्रैक होता है, उससे जब चल रही होती है, रुकती है, तो एकदम से नहीं वो आवाज आती खड़खड़, दैट इज व्हाट इज क्लैटर्ड। तो ये लोग भी भाग के गए, तो दैट इज व्हाट इज वो क्लैटरिंग आवाज है। Where Vanda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it. और ये लोग जाते हैं पैगी के रूम में, जहां पर वांडा की ड्राइंग ऐसे उल्टी रखी हुई थी बेड पे, और मैडी जो है वो ध्यान से उसको उठाती है। Look, she drew you, that's you, she exclaimed. और एकदम से मैडी जैसे ही वो ड्राइंग देखती है, उस ड्राइंग का चेहरा भी पैगी से मिल रहा था। तो वो सीधे पैगी को बोलती कि देखो उसने तुम्हारी ड्राइंग बनाई है, देखो बिल्कुल तुम्हारा चेहरा जो है इस ड्राइंग के चेहरे से मैच करता है। And the head and the face of this picture did look like Peggy. और इस ड्राइंग में सचमुच पैगी का चेहरा और वो जो ड्राइंग में चेहरा बना हुआ था ना, बोथ वर एग्जैक्टली द सेम। यानी ये ड्राइंग भी स्पेशली उसने पैगी के लिए बनाई थी। किसने? वांडा ने। क्लियर? ओके। पैग, उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। क्या बात है? पैगी ने पूछा जैसे ही वे उसके कमरे तक पहुंचे, जहां वांडा की ड्राइंग बिस्तर पर रखी हुई थी। मैडी ने ध्यान से उसे उठाया। देखो, उसने तुम्हारा चित्र बनाया है, वह तुम हो, उसने कहा, और इस तस्वीर का सिर और चेहरा पैगी जैसा लग रहा था। ये जो फेस है वो डेफिनेटली पैगी जैसा था। यानी जो ब्लू वाली ड्रेस है उसका चेहरा बिल्कुल मैडी से मिल रहा था, तो मैडी के लिए स्पेशल ड्राइंग थी, और इसका चेहरा जो है वो बिल्कुल पैगी से मिल रहा था, तो ये पैगी के लिए स्पेशल ड्राइंग थी। क्लियर? ओके। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो यहाँ पर पैगी बोलती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वांडा हमको सच में बहुत पसंद करती है, इसलिए तो उसने हमारा चेहरा तक ड्रॉ किया है। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of वांडा। तो मैडी एकदम से बड़ी ही सैड तरीके से, उसके चेहरे में उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे बार बार, तो वो है ना पलक झपका झपका के इन आंसुओं को अलग कर रही थी, ताकि आपकी आंखें धुंधली हो जाती है जब आंसू आते हैं, और आप जब ऐसे ब्लिंक कर दो तो वो आंसू गिर जाते हैं। तो वो ब्लिंक कर करके अपने आंसू हटा रही थी, और वो बोलती है कि हाँ, आई थिंक, मतलब मैं भी एग्री करती हूँ कि वांडा हमें पसंद करती है। और उसकी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो जब भी वांडा के बारे में सोचती थी, स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, looking stolidly over at the group of laughing girls after she said walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. और उसके दिमाग में जब भी वांडा का चेहरा आता था कि वो अकेली उस जगह पे खड़ी है जहाँ धूप का एक स्पॉट पड़ रहा है, स्कूल का मैदान है, और वो वहाँ पर बिना किसी इमोशन के खड़े होकर उन लोगों को देख रही है, उन लड़कियों को देख रही है जो कि जब वो चली जाती है वहाँ से वो उस पर जोर जोर से हंस रहे हैं, जब वांडा ने कहा कि हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सब की सब पंक्तिबद्ध यानी कि एक साथ रखी हुई हैं। और ये सोच सोच कर रोना आ जाता है मैडी को, क्योंकि डेफिनेटली लोग को लग रहा था कि मतलब वो झूठ बोल रही है या मजाक कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, बट उसकी जो भावनाएं थी, जो इमोशंस थी, वो इनको पता चलती हैं, ये समझते हैं, बट तब तक बहुत देर हो गई होती है। वांडा ऑलरेडी स्कूल छोड़कर, शहर छोड़कर जा चुकी है। क्लियर? फटाफट से मीनिंग देख लीजिए ब्लिंक्ड अवे टीयर्स का। टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम क्राइंग और टू मेक टीयर्स गो अवे बाय ब्लिंकिंग। या तो किसी अपने आप को जब आपको रोकना होता है ना रोने से, तो आप ऐसे करते हो, ऐसे से करते हो तो आंसू नहीं आते हैं, या फिर आप रो रहे हो बट आप वो टीयर्स को हटाना चाहते हो, तब भी आप ब्लिंक करते हो तो आंसू हट जाते हैं। अपने आप को रोने से रोकने के लिए पलक झपकाकर आंसू बहाना, उसे कहते हैं व्हाट? ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। क्लियर? ओके। मैंने क्या कहा था? पैगी ने कहा, वह वास्तव में हमें पसंद करती होगी। हाँ, वह हमें पसंद करती थी। मैडी ने सहमति व्यक्त की, और उसने उस बार आने वाले आंसुओं को झपका दिया जब उसने सोचा कि वांडा स्कूल के यार्ड में उस धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी है, हंसती हुई लड़कियों के समूह को देखने के बाद जब वह चली जाती है, जब वह यह कह देती थी, बिल्कुल उनमें से एक सौ सभी
पंक्तिबद्ध है। तो ये सब चीज़ें जो है दिमाग में चल रही है मैडी की, और वो डेफिनेटली इमोशनल है। और आपका जो चैप्टर है वो इसी तरीके से ख़त्म होता है, जहाँ पर आपको 100 ड्रेसेस की पूरी स्टोरी पता चली है। यानी कैसे वांडा कौन है, पेगी कौन है, मैडी कौन है, मिस मेसन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कौन सा कॉम्पिटिशन था वो पता होना चाहिए, कौन विनर्स थे, वांडा का ये क्यों मजाक उड़ाते थे, वांडा क्यों बोलती थी 100 ड्रेसेस, और कैसे इन लोगों को पता चला कि 100 ड्रेसेस क्या हैं, और पत्र में इन्होंने क्या लिखा, वांडा के फादर ने क्या लिखा और वांडा ने क्या लिखा, वो सब आपको पता होना चाहिए। और ले देखिए ये आपकी पूरी कहानी है। सो क्यों सिखाया गया है ये चैप्टर आपको, क्योंकि है ना आप इस एज पे हैं अभी कि डेफिनेटली आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं जब आप किसी ऐसे को देखते हो जो कि शायद इतना अच्छा नहीं बिलोंग करता अच्छी फैमिली को, या फिर उससे अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता, या फिर पढ़ने में अच्छा नहीं है, कुछ अजीब बिहेव करता है, तो हम ना सोच नहीं पाते कि यार हमें मतलब ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है वो अलग है तो हमें उसको नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। नहीं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो आपको कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या वो अलग है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन पर उस चीज़ का क्या असर होगा। और अगर ये पेगी भी समझ जाती तो डेफिनेटली वांडा जो है उनको स्कूल छोड़ के नहीं जाना पड़ता। सो इस तरीके से आपकी कहानी का अंत होता है, दैट इज 100 ड्रेसेस पार्ट 2, और इसके साथ साथ 100 ड्रेसेस का एंड होता है। बट येस, अभी इसकी समरी बाकी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी हैं जो आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे। बट राइट नाउ वी आर डन विथ व्हाट, द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ 100 ड्रेसेस पार्ट 2। सो वी आर डन विद द टॉपिक, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विथ व्हाट, द डिस्कशन ऑफ द वेबसाइट। क्योंकि जैसे आपने ये पर्टिकुलर वीडियो देखा, वैसे ही अगर आप बाकी के वीडियोस, बाकी के कोर्सेज को देखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही आसानी से वीडियोस तक पहुंचने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम है, और वो है यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल, जो कि है magnetbrains.com। तो देखिए आपको गूगल पे जाके बस टाइप करना होता है magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये जो पेज है वो आ जाता है, और इस पेज पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आपके सामने एक पूरी लिस्ट है इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स, हिंदी मीडियम के टॉपिक्स, देन आपके पास आता है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, NTSC ओलंपियाड जो कि आप पढ़ेंगे अगर तो आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। देन IIT JEE नीट UPSC से तो सभी वाकिफ हैं कि ये क्या है, और उसी तरीके से बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि SSC, बैंक वगैरह, जिसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो अभी से आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं ताकि आपको मजा आए इनके साथ, और आप डेफिनेटली अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाओ। तो कुछ भी क्लिक कर दीजिए जो पढ़ना है। सपोज आज के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक कर दीजिए, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी, उस क्लास पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको क्लास 10th का कुछ देखना है, क्लिक करो, आपके सामने क्या आएगा, देखो पूरे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको देखना है फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई टॉपिक, क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आएंगे सारे चैप्टर्स, उस चैप्टर पे क्लिक करो, उसका वीडियो देखना है। सपोज आपको यूनिट 1 देखना है, तो आपने क्लिक किया, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट होगा। सो इतना आसान होता है वीडियो तक पहुंचना, बस करना होता है क्लिक क्लिक, और बहुत ही आसानी से आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के एंड में। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको 100 ड्रेसेस की पूरी कहानी, वो पार्ट 1 है या पार्ट 2 हो, सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से आंसर कर लोगे। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।